हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश भारत के टाइम पे आधुनिक शिक्षा प्रणाली का कैसे कैसे विकास हुआ है, क्रमागत विकास के बारे में बात करेंगे, है ना। इससे पहले मैंने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है जिसमें प्राचीन काल में मैंने बताया है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी कैसी थी, क्योंकि हमें हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी हिस्ट्री को नहीं जानेंगे कि किस टाइप से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, कैसे शिक्षा का विकास धीरे-धीरे करके, है ना, जनरेशन वाइज़ होते गया है, इसलिए मैंने क्या किया था, प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रणाली थी उसका मैंने 2 वीडियो लेक्चर बना करके अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन काल के बाद ब्रिटिश भारत के टाइम में, जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, है ना, जिस टाइम में ब्रिटिश हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तब के केस में देखेंगे कि क्या-क्या यहाँ पर परिवर्तन आए हैं, कौन-कौन से कमिटियाँ गठित की गई है, क्योंकि कमिटी से ही क्वेश्चंस आता है कि कौन-कौन से कमिटियों का क्या सिफारिश था। इस टाइप से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम का, चाहे सीजी सेट हो या फिर यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें, है ना। तो इसी वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे अलग अलग कमिटीज़ के बारे में। 12 कमिटीज़ के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ, जो कब कब तक का है, स्वतंत्रता से पहले का है ना। जब ब्रिटिश भारत था, जब स्वतंत्रता के बाद जब हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। 2 या 3 वीडियो लेक्चर में ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज वीडियो लेक्चर में हम पूरा ब्रिटिश भारत के टाइम पे जो जो परिवर्तन आए हैं, जो जो कमेटियाँ गठित की है और जो जो उनके द्वारा सिफारिश किया गया है, उनके बारे में समझेंगे और उनका रिजल्ट भी देखेंगे कि क्या-क्या अलग-अलग विश्वविद्यालय है जो गठन हुआ है ना। बहुत सारे, अगर अभी भी जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो ब्रिटिश भारत के टाइम के ही बनाया गया है, गठन किया गया है, तो वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में आप देखिए, इससे पहले आप प्राचीन काल वाले को ज़रूर देख लें, जिससे आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि किसके बाद क्या देखना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स भी बना पाएँगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा फोकस करेंगे कि ब्रिटिश भारत के टाइम पे क्या-क्या आधुनिक शिक्षा में लेकर के, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लेकर के, हमारे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं, तो इस चीज़ में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप ध्यान से ये देखेंगे कि कौन-सा कमेटी गठित की गई थी और कब गठित की गई थी, ये तो आपको याद रखना ही रखना है ना। उसका डेट याद रखना है, साथ ही साथ उसका मेन पॉइंट जो है सिफारिश का, वो हम देख लेंगे, उसको भी मैं बता दूँगा कि ये मेन पॉइंट्स, उसको आप एक बार नोट कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जितने हम अभी कमेटी पढ़ने वाले हैं, जो भी रिपोर्ट है कि कमेटी है कि अधिनियम है ना, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसमें से 4-5 ही इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके एक बार आपको यहाँ पर लिख दूँगा, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको उसको थोड़ा फोकस होकर के पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रिटिश भारत, है ना। ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली की बात हम करने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, वो कहीं न कहीं जिसकी नींव जो है वो ब्रिटिश भारत में पड़ी थी, है ना। जो हम अभी रेगुलर कोर्सेज़ देख रहे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन का 3 वर्ष का कोर्सेज़ देख रहे हैं, चाहे हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, ये सब जो या जैसे कोई यूनिवर्सिटी के अंदर में एफिलिएटेड जो कॉलेज है, इनका कहीं न कहीं जो नींव है या जो कहीं-कहीं शुरुआत है, वो ब्रिटिश भारत के टाइम में हुआ था। क्योंकि ब्रिटिश भारत ऐसा था कि अंग्रेज़ या यूरोपीय देश जो थे ना, हमसे ज़्यादा विकसित थे उस टाइम, है ना। तो वहाँ की कुछ चीज़ों को यहाँ पर ला करके, उनके नियमों को वहाँ पे ला करके फॉलो किया गया। उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का फिर यहाँ पर गठन किया गया है। तो ये हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा इनका योगदान हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं चार्टर एक्ट। तो उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश भारत के टाइम में ना एक्ट लाया जाता था, अधिनियम लाया जाता था, अभी भी अधिनियम आता है, जिसको चार्टर एक्ट के नाम से दिया जाता था। तो चार्टर एक्ट आया था 1813 में। इसमें 2-3 मुख्य बातें थी जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से विकसित किए थे। देखिए, ब्रिटिश, अगर मैं ब्रिटिश भारत बोलूँ, मतलब वो भारत है जिस टाइम ब्रिटिश लोगों का शासन चल रहा है ना। तो ब्रिटिश लोग भारत में किसके प्रसार के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए उद्देश्य से इस चार्टर एक्ट में कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। चार्टर एक्ट जो आया था, अधिनियम आया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें सिफारिश होती है। उसमें कुछ शिक्षा को लेकर के जो-जो सिफारिश थी, उसको यहाँ पर हमने लिखा है ना? तो वैज्ञानिक प्रसार, मतलब वैज्ञानिक प्रसार करने के लिए, मतलब थोड़ा रिसर्च को बढ़ाने के लिए, है ना? साइंस को बढ़ाने के लिए इसमें विकसित करने की बात की गई थी। दूसरा है, ईसाई मिशनरियों को देश में अपने धर्म का प्रचार करने की भी अनुमति दे दी गई, जिसकी वजह से आज क्रिश्चियन लोग, है ना, हमारे देश में भी हैं। तो ईसाई मशीनरों को देश में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। थर्ड देखिए, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था। तो इसी एक्ट के तहत ही, इसी एक्ट में जो अधिनियम है उसके तहत ही 1817 में आपको क्या दिखा, हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था। कब? 1800 किसमें? कलकत्ता में। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें, है ना, जो बाद में 1885 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। जो 1817 में जो हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, वही 1885 में क्या बन गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। और 2010 में
जो अभी प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय है कोलकाता में। तो जो भी जो प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है ना, वो पहले 1817 में क्या बना था, हिंदू कॉलेज, उसी को परिवर्तन होकर के 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज और 2010 में उसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 से ये हमारा पॉइंट याद रहेगा कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय 2010 में किस अधिनियम से बना है और उसका नाम क्या था, पहले क्या था, ये सब चीज़ आप एक रफली एक आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 1835 के मैकाले रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पहले बता दूं ये एक इंपॉर्टेंट है मैकाले रिपोर्ट। ठीक है, तो मैकाले रिपोर्ट एक ये भी क्या थे, 1835 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए। देख लेते हैं क्या है। तो कानूनी सलाह के लिए 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। तो लॉर्ड मैकाले जो था, है ना, वो क्या किया, गवर्नर जनरल के समक्ष अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक उस टाइम का गवर्नर जनरल था। आपको पता होगा गवर्नर जनरल ही क्या करते थे, शासन करते थे, उनके अंडर में सब अधिकारी लोग काम करते थे ना, जब ब्रिटिश भारत की हम बात करते हैं। तो उस टाइम विलियम बेंटिक क्या था, गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें क्या क्या बातें थी देख लेते हैं, है ना, जिसको स्वीकार करते थे उसी को बोला गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया। तो उसके रिपोर्ट के अनुसार ही विलियम बेंटिक जो उस टाइम गवर्नर जनरल था, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया। ये वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या, इसने आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी। तो इसी अधिनियम या इसी रिपोर्ट के आधार पर ही आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव भारत में भी रखी गई। सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, अब देखिए लॉर्ड मैकाले क्या थे, विधि सदस्य। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया जो धर्मनिरपेक्ष हो, वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हो, सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो तथा पश्चिमी दुनिया की शिक्षा पद्धति के समान होते। कुछ पॉइंट्स थे इसमें, है ना, जो हमें मेन पॉइंट रखना है कि लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट, है ना, कब लाया गया और उसमें आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो लॉर्ड मैकाले का रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आधुनिक शिक्षा की बात अभी हम करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, जो अभी जिस एजुकेशन सिस्टम में हम हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत मैकाले रिपोर्ट में भी देखने को मिलती है। तो इस तरह उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, जिसके अंतर्गत भारत की देसी शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया। जो भारत में जो पहले जो हमने प्राचीन काल में जो पढ़ा है ना, जो वैदिक हो गया, कि उसके बाद जो देसी शिक्षा प्रणाली था उसको परिवर्तन करने का काम किया गया, किसमें, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में। अब ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था, देखिए, तो इसके करने के पीछे रीजन यही था कि जो ब्रिटिश के नियम या कानून है उसको हम समझ सकें, है ना, भारत के लोगों के द्वारा, ताकि वो लोग आकर के उनका काम करेंगे। इसका मोटिव यही था ना कि हम अगर शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली लेके आ रहे हैं, मतलब वहाँ के पैटर्न को यहाँ फॉलो कर रहे हैं, ताकि अपने सरकारी कामकाज में वो यहाँ के लोगों को भी भर्ती कर सके और उनसे काम करवाया जा सके, यही इनका मेन मोटिव था। ठीक है, तो हमें डेट याद रखना है मैकाले रिपोर्ट को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखिए 1835 में थे लॉर्ड कौन थे, विलियम बेंटिक, याद रखेंगे कौन थे, विलियम बेंटिक थे। बट 1837 में कौन आ गया, जनरल विलियम, अच्छा विलियम बेंटिक ही है, ठीक, याद रखना बेंटिक ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया। तो 1837 में विलियम बेंटिक के द्वारा ही, है ना, यहाँ पर विलियम बस लिखा है, विलियम बेंटिक है ये। 1837 में विलियम बेंटिक के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा को क्या कर दिया गया, सरकारी शिक्षा या सरकारी अंग्रेजी को ही क्या कर दिया गया, सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया गया। अब सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बन गई। तो मैकाले रिपोर्ट में एक चीज तो मेन पॉइंट यही था कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को क्या नींव रखा ये, और साथ ही साथ इन्होंने धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित बात में मजबूती दी, और देसी शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित करने में इनका मेन फोकस था। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा घोषित कर दिया गया, कब, 1837 में, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस टाइम पर गवर्नर जा रहा था। तो याद रखेंगे मैकाले रिपोर्ट 1835, इस चीज को भूलना नहीं है। डेट को मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आप एक पेज में सेपरेटली लिख लें डेट को, अलग अलग कमेटी और डेट लिख लें उसका, है ना, जब भी जिस डेट पे, मतलब जिस सन पे आया था। अगला है वुड डिस्पैच, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है उस टाइम की बात करें तो। वुड डिस्पैच जो होता है, देखिए यह उच्च शिक्षा के विषय में, देखिए अब बात आती है उच्च शिक्षा। तो जो लॉर्ड, जो हमने ऊपर मैकाले रिपोर्ट बात किया ना, ये ज्यादातर माध्यमिक और प्राथमिक स्तर की शिक्षकों पे बात, शिक्षा व्यवस्था पे बात किया था। किस पे, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पे बात किया था। जबकि जो वुड डिस्पैच जो आता है ना, वो उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति थी। देखिए लिखा है, देखिए उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर सीजी सेट या फिर नेट हम क्वालिफाई करने हैं, किससे संबंधित है, वो उच्च शिक्षा से ही संबंधित है। अगर मैं शिक्षा स्तर की बात करूं तो एक होता था प्राथमिक स्तर होता था, और दूसरा होता था माध्यमिक स्तर होता था, और लास्ट में होता था उच्च
शिक्षा स्तर मतलब तृतीयक स्तर, 3 स्तर होते थे, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तो प्राथमिक में आपको एक फर्स्ट से लेके 8 तक आता था, है ना, फर्स्ट क्लास से 8। इसमें माध्यमिक में आपको 9 से 12th का क्लास तक की बात करते थे। तृतीयक मतलब जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात किया जाता था, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, रिसर्च सेंटर हो गए, इन सब चीज़ों पे बात तृतीयक स्तर पे किया जाता था। तो लॉर्ड जो मैकाले था प्राथमिक और माध्यमिक पे बात किया था, तृतीयक पे बात नहीं किया था सिफारिश। तो इसके लिए क्या आया, वुड डिस्पैच जो कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। तो देखो लिखा है इसको ब्रिटिश भारत में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ने कार्टा भी कहा जाता है। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, याद रखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ने कार्टा भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। वुड डिस्पैच विद, इसको वुड डिस्पैच सर चार्ल्स वुड, किसके द्वारा, सर चार्ल्स वुड के नाम पर कहा जाता है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। तो उस टाइम बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, जिसके द्वारा ये सिफारिश लाई गई थी और इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहा जाता है। इसमें सरकार से प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल देने को कहा गया। देखिए इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर बल देने की बात की गई। वुड डिस्पैच ने ही धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यूरोपीय ज्ञान का प्रसार के लिए बात किया और साथ ही साथ ग्रांट की अनुशंसा की थी। ग्रांट मतलब होता है अनुदान, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे हम लोग सुनते हैं ना, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ऐसी ये ग्रांट की बात की, मतलब पैसे देने की बात की थी ये। इसमें शिक्षण अनुदेश का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और निचले स्तर के मातृभाषा होने की अनुशंसा की। देखो इसने एक बात और बोला था कि प्राथमिक जो स्तर की बात है ना, जो निम्न शिक्षा की बात है, प्राथमिक स्तर की बात, वहाँ पर मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाए और जो उच्च शिक्षा है उसमें अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाए। इसकी भी सिफारिश इसके द्वारा की गई थी, अनुशंसा की गई थी। तो इस दस्तावेज को जन शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच, क्योंकि देखो मास एजुकेशन मतलब जन शिक्षा, ज़्यादातर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से ये बहुत बड़ा कदम माना जाता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे अगर आप मातृभाषा अगर आप लागू कर रहे थे भारत में उस टाइम, है ना, तो क्या हो रहा था, ज़्यादातर लोग उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम अंग्रेजी को सीधा इंग्लिश लैंग्वेज को लागू कर देते ना, तो नहीं पढ़ पाते। इसीलिए जन शिक्षा कहा गया इसको, मतलब मास एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा कदम माना जाता है। रीज़न यही है क्योंकि प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा के लिए इन्होंने क्या की थी, अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी, ठीक है। तो वुड डिस्पैच हमने समझ लिया। और इसी नीति के तहत 1857 में ब्रिटिश भारत में मद्रास, कलकत्ता, बंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब इसके रिजल्ट क्या हुए, इसी को तो पूछते हैं ना रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1857 में 3 यूनिवर्सिटी, मद्रास में, कलकत्ता में और बंबई में। पहले बंबई मतलब अभी का मुंबई, कलकत्ता मतलब कोलकाता, मद्रास मतलब अभी का चेन्नई। इन तीनों जगह पे क्या हुआ, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो केवल परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय थे। मतलब परीक्षा होता था वहाँ पे, क्लासेस नहीं होती थी। बाद में फिर क्लासेस होना स्टार्ट कर दिए। जैसे अभी भी कोई यूनिवर्सिटी बनता है तो पहले मैनेज करता है, फिर बाद में यूटीडी उसमें ओपन होता है ना। तो ये हो गया वुड डिस्पैच। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या पॉइंट्स थे इसमें, आप उसके अकॉर्डिंग इसको रखेंगे, है ना। अगला है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग क्या है, देखिए हंटर कमीशन 1882 और 1883 में जब ये गठित की गई तब यूनिवर्सिटी बन चुका था। जैसे मैं बोला बम्बई, आपका चेन्नई और क्या बोलते हैं कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बन चुका है। फिर उसमें कुछ सिफारिश के लिए होता है। देखिए यहाँ पर इसके द्वारा क्या सिफारिश किया गया हंटर के द्वारा, कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को पृथककरण पर बल दिया। इन्होंने क्या कि प्राथमिक शिक्षा अलग से रखा जाए, उच्च शिक्षा को थोड़ा अलग, मतलब इनके लिए जो भी नियम बनने हैं, जो भी सिफारिश होनी हो, थोड़ा अलग से करें, ताकि पृथककरण पर बात किया, क्योंकि दोनों का स्तर अलग अलग है, ठीक है। यह प्रस्तावित किया गया कि कॉलेजों का संबंधन एफिलेशन विश्वविद्यालय से किया जाए। अभी देखिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना। तो पहले क्या था कि कॉलेज अपना अपना काम कर रहा था, कॉलेज अपना अपना काम कर रहा था, तो प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए इसके द्वारा सिफारिश किया गया कि कॉलेजों का प्रबंधन जो है ना यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें करना चाहिए। जैसे अब 3 यूनिवर्सिटी उस टाइम बना था, बम्बई और चेन्नई और मैंने बोला कोलकाता। तो इसके अंदर कॉलेजेस का प्रबंधन को डाल दिया जाए, मतलब कॉलेज का प्रबंधन अब यूनिवर्सिटी करे। ताकि होगा क्या, अगर एक यूनिवर्सिटी कर रहे हैं ना उसको, तो स्टैंडर्ड बनता है, मानकीकृत हो पाएगा वो। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर पूरे 100 कॉलेजेस हैं, सब अपना अपना रूल्स अगर लगाने लगे, तो फिर उस सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। रीज़न ये है कि सब अपना अपना अगर करेंगे तो कोई स्टैंडर्ड नहीं रह पाएगा, स्टैंडर्ड गिर जाएगा एजुकेशन का। इसलिए हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सिटी रखते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर में सभी कॉलेज को कनेक्टेड रखते हैं, ताकि एक स्टैंडर्ड पेपर हो, एक स्टैंडर्ड लेवल होना बहुत जरूरी है, मानकीकृत होना बहुत जरूरी है। तो ये किसके द्वारा सिफारिश किया गया है, जो आज भी फॉलो हो रहा है। आज भी जो है हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इसको पहले न्यू कहाँ रख दिया गया था, हंटर आयोग के उसमें रख दिया गया था सिफारिशों में। तो इस चीज़ को अब याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, इस लाइन को याद रखें, हंटर आयोग का सबसे बड़ा सिफारिश है ये, क्योंकि इसीलिए मैं बोला इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा हूँ मैंने इसको, है ना।
तो ताकि उच्च शिक्षा को मानकीकृत किया जा सके, इस आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर भी बल देने को कहा था। तो ये हो गया हंटर आयोग। हंटर आयोग को भी एक इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। बस इसमें इसी चीज़ को याद रखना कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात की गई थी। अगला है विश्वविद्यालय आयोग। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में बनाया गया। देखिए 1902, 1882-83 के बाद 1902 में बनता है। लॉर्ड कर्जन उस टाइम क्या था, गवर्नर जनरल था। उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए थॉमस राली के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जो कि 27 जनवरी 1902 को नियुक्ति की गई थी इनका। ठीक है, अब आते हैं तो ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थिति। अब देखिए हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटी तो स्थापित कर दिए, जैसे बम्बई, चेन्नई, कोलकाता में हमने स्थापित कर दिए, कुछ कॉलेजेस भी स्थापित कर दिए। तो उनकी जांच के लिए, मतलब उन पर स्थितियों की जांच करने पर, उन पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो इसकी अनुशंसा पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ है। अब देखिए याद रखेंगे, ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किनकी सिफारिश पर हुआ है, तो ये विश्वविद्यालय आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, थॉमस रॉली इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर, लॉर्ड कर्जन। तो एक रफली आपको याद होना चाहिए विश्वविद्यालय आयोग के बारे में, है ना। 1904 में जो स्थापित हुआ है, तो ये विश्वविद्यालय अधिनियम कब है, 1904। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। अब देखिए होता क्या था, जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है ना, लोगों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया जाता है स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा क्या कर रहा था, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा ना दे करके अपने अंग्रेजी जो चीज़ें थी उसको बिकने की, है ना, ये सब बातें चल रही थी। और फिर कुछ कुछ हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या किया गया, विभाजन करने की बात की गई थी। हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन करने की जब बात की गई अंग्रेजों के द्वारा, तब 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया कि हम स्वदेश के ही सामानों को, स्वदेश के संस्थाओं को, स्वदेश के हर एक चीज़ को, अपने देश की ही चीज़ को हम अपना फॉलो करेंगे, उसी को हम लोग अपना यूज़ करेंगे। इस टाइप से ये मूवमेंट उस टाइम हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, है ना। तो उसी कड़ी में, स्वदेशी आंदोलन की कड़ी में जब आंदोलन हो रहा था, तो अलग अलग जो राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा शिक्षा संस्थान को भी अपना बनाने का कोशिश किया गया। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग हम अपना एक संस्थान बना लेंगे, शिक्षा परिषद बना लेंगे और कई संस्थान आरंभ करेंगे जिसमें अपने लोगों को हम शिक्षा देंगे। तो इसी कड़ी में क्या होता था कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद, देखो बोला ना हिंदू मुस्लिम के बीच, बंगाल और आपको बांग्लादेश के बीच में विभाजन करने की बात की गई थी, तो स्वदेशी राष्ट्र नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा गठन किया गया था, स्वदेशी नेताओं के द्वारा। उस टाइम के जो नेताओं थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हीं के द्वारा ये गठन किया गया था। ये ब्रिटिश के द्वारा गठन नहीं किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किनके द्वारा था, भारत के लोगों के द्वारा ही, जो उस टाइम बहुत एक्टिव थे स्वतंत्रता को लेकर के, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में लेकर के, उनके द्वारा जो बंगाल विभाजन हो रहा था, तो उस टाइम की जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन की और कुछ कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के भी गठन कर दिया उनको। जैसे आरंभ में एक स्वतंत्रता के बाद एक यूनिवर्सिटी गठित की गई थी, है ना, एक कॉलेज गठित किया गया था, जो बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी बना है, जो अभी भी जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाता है कोलकाता में। ठीक है, वैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ भारतीय परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए शांति निकेतन नामक एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जो कि बंगाल के बीरभूम जिले में है। तो ये शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उस टाइम, है ना, स्वदेशी आंदोलन में जो बनाया गया था, शिक्षा केंद्र की स्थापना किया गया था, और आज भी है शांति निकेतन। अलग अलग इसके ब्रांच आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। मैं बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई कोई समितियां नहीं थी वो, है ना, ये स्वदेशी आंदोलन में जो भाग लेने वाले राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इसको अपने लिए ही गठित किया गया था। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, जिसको सेंडलर आयोग भी हम बोल सकते हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, 17 की बात है ये। तो 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं के बारे में, देखिए किसके बारे में, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो हमने पढ़ा था बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में, जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसको सेंडलर आयोग कहा गया। हाँ, जिसकी अनुशंसा क्या क्या थी अब देख लेते हैं। इसकी अनुशंसा ये थी कि डिग्री कॉलेजों और मध्यम शिक्षा के पृथककरण की सिफारिश की गई। डिग्री कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी हो गया, मध्यम शिक्षा मतलब आपको मैंने बता दिया माध्यमिक शिक्षा स्तर की बात। तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों का चयन, अब देखिए इस लाइन में देखिए, विश्वविद्यालय के शिक्षकों का चयन के लिए एक विशेष समिति का सुझाव इसने दिया। विश्वविद्यालय के शिक्षकों का चयन के लिए विशेष एक समिति का सुझाव दिया। जैसे कि अभी भी यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एक कमेटी होती है जो इंटरव्यू लेती है, उसके बाद ये बन पाते हैं। तो ये सुझाव कहाँ से आ गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, जो कि सेंडलर आयोग के नाम जाना जाता है। तो दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने की बात की गई थी, पहला ऑनर्स कोर्स एवं दूसरा पास कोर्स। तो ऑनर्स कोर्स जैसे अभी भी होता है ना कि बीएससी में केमिस्ट्री में ऑनर्स, फिजिक्स में ऑनर्स, तो ऑनर्स सब्जेक्ट मतलब उसके स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ऑनर्स कोर्स
और जो पास कोर्स ऑनर्स कोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो कहाँ से आया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जो कि सेंडलर आयोग का एक सिफारिश था, है ना। तो यहाँ पर यह बोलता है कि ऑनर्स कोर्स का जो पाठ्यक्रम है वो कठिन होता है और इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोर्स करने के पश्चात छात्रों को कुछ विषय में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। अभी भी यही होता है कि आप ऑनर्स कोर्स जब चूज करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना रहता है, तो आपको थोड़ी उसमें विशेषज्ञता आपको मिल जाती है। और पास कोर्स जो होता है उसमें 2-3 हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, है ना, जो नॉर्मल जैसे प्लेन बीएससी जिसको बोल देते हैं हम लोग। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आयोग ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की और इसके बेस पे ही इसी को फॉलो करते हुए क्या किया गया है, वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव भी दिया, जो 1920 में स्थापित भी किया गया था। देखो 1917 में प्रस्ताव दिया गया, 1920 में भी स्थापित भी हुआ और 1923 में आर्थिक संकट की वजह से, वित्तीय संकट की वजह से बंद कर दिया गया। ये फिर से ऑन होगा, अभी आगे हम देखेंगे फिर से इसको गठित किया जाता है। तो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय आयोग है 1917 सेंडलर आयोग, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इन्होंने किस किस बारे में बात की। तो मेनली तो इनका बात हम याद रखेंगे, ऑनर्स डिग्री के बारे में बात किया था इन्होंने, है ना। और विश्वविद्यालय में जो चयन समिति के द्वारा अगर भर्ती होना चाहिए इसकी भी बात सिफारिशों की गई थी शिक्षकों की। और लास्ट में तो हमने देखा कैब, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का भी बात किया गया थी। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, है ना। आगे इसका अभी पॉइंट और आएगा, आप उसमें अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए उसी बीच में कुछ कुछ परिवर्तन हुए उसको हम देख लेते हैं। गठन, है ना, आयोग तो गठन नहीं हुआ था लेकिन उस बीच में कुछ कुछ परिवर्तन, जैसे सन 1918 में क्या होता है, हैदराबाद के जो निजाम, हैदराबाद के जो राजा थे निजाम, उनके द्वारा क्या किया गया है, उस्मानिया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसका उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया था, उर्दू रखा गया था। तो याद रखेंगे 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय निजाम जो राजा थे हैदराबाद के उनके द्वारा स्थापित किया गया। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत शिक्षा को एक प्रांतीय विषय बना दिया गया। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आता है ना, भारत सरकार अधिनियम आता है 1919 में, उसके अंतर्गत क्या बोला गया कि शिक्षा को एक प्रांतीय विषय बनाया गया था। प्रांतीय विषय, आप देखिए प्रांतीय विषय मतलब एक होता है केंद्रीय स्तर पर पहले चलता था और प्रांत मतलब राज्य स्तर बोलेंगे, सिंपल सा, है ना। उस टाइम राज्य तो बना नहीं था, बट प्रांत मतलब राज्य और केंद्र स्तर पे। तो 1919 के जो अधिनियम के द्वारा सिफारिश यही किया गया कि शिक्षा को प्रांत को भी दे दिया जाए, ताकि प्रांत में जो लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं ना, उनके द्वारा भी इन पे डिसीजन ले सके और शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से अच्छा किया जा सके। इसी ताकि शिक्षा प्रणाली में, देखिए यहाँ पर लिखा, ताकि शिक्षा प्रणाली में, है ना, ताकि शिक्षा प्रणाली में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को कम किया जा सके। तो इस चीज को भी हम समझ सकते हैं किस, तो प्रांतीय सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अधिकार कब मिला, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही उनको अधिकार दिया गया, ठीक है। केंद्र सरकार से थोड़ा नियंत्रण को कम किया गया। अब आते हैं सन 1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अभी भी है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान। और कब की थी, 1920 में। तो इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 20वीं शताब्दी में सन 1985 में, सॉरी 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU, है ना। अभी भी AIU बहुत सारे इवेंट कराता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कराता है, कल्चरल हो चाहे यूथ फेस्टिवल की बात हम करते हैं, तो यूथ फेस्टिवल जो होता है ना, युवा उत्सव, ये कौन कराता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना भी 1925 में कर दी गई थी। पहले क्या था, ये इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड करके स्थापना की गई थी, बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इसमें सभी बहुत सारे प्राइवेट और जो आप गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज है इससे संबंध है, कनेक्टेड है ना। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो यहाँ पे लिखे हैं, ये आज भी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज है ना, यूथ फेस्टिवल जैसे मैंने बोला कि स्पोर्ट्स को लेकर के हो, कि यूथ को लेकर के हो, अलग अलग कॉम्पिटिशन को भी ये कराता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सब इसके अंदर में एसोसिएटेड है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो अभी इस संस्था के अंतर्गत विश्वविद्यालय के शैक्षिक सांस्कृतिक संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किए जाने और स्वतंत्रता उपरांत उच्च शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। हाटोक समिति, ये सबको नॉर्मल चीज है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब समितियां, है ना। बस इसको नॉर्मल हम पढ़ लेते हैं कि हमें डेट याद रहे। हाटोक समिति 1929 में हुआ था। इसमें किसकी बात की गई थी, तो लिखा है विश्वविद्यालय में स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के सुधारने के बल पर बल दिया था। और इसने भी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की। जब 1929 में फिर से, देखो मैं ऊपर में हमने पढ़ा था, है ना, जब हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय अलग देखा था, हमने क्या पढ़ा था, 1920 में जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित हुआ, फिर 1923 में वित्तीय संकट की वजह से बंद कर दिया गया। तो उसी को हाटोक समिति जो है वो
फिर से क्या किया गया, एक सिफारिश की कि उसको फिर से वापस लाया जाए। तो फिर 1935 में फिर उसकी स्थापना किया गया। देखिए फिर से 1935 में उसका स्थापना कर दिया गया, जब 1929 में फिर से उन्होंने सिफारिश किया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की। तो ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे हाटोक समिति के बारे में 1929। सप्रू समिति देख लेते हैं 1934 में, तो सरकार और बेरोजगारीकरण की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है सप्रू समिति, ठीक है, इसको 1934 नॉर्मल याद रखेंगे। 10 के देखते हैं, अबोर्ड वुड रिपोर्ट। अबोर्ड वुड रिपोर्ट 1937 में ये क्या बोला है, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ये तो पहले से बोलते आ रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार एक नए प्रकार की तकनीकी संस्थान, ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तकनीकी संस्थान वाला देखिए कौन सा, ये तकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय के बारे में स्थापना की बात इन्होंने की थी। अबोट वुड तकनीकी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अभी चलता है हमारे पास, और हमारे पास ITI जो चलता है ना, व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आरंभ करने की बात की गई थी। तो तकनीकी संस्थान के बारे में बात कहाँ से आया है, ये आपका अबोट वुड रिपोर्ट से आया है, तो 1937। 30 चीज़ों को आप थोड़ा बहुत रफली आप याद रखेंगे, है ना, अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे ये बनना चाहिए। अब हमारे पास 2 और बचा, वर्धा शिक्षा योजना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाला में है। ये वर्धा हो गया, मैं बताऊंगा एक बार और एक बार रफली बता दूंगा कौन कौन से मेरे इंपॉर्टेंट है। वर्धा शिक्षा योजना जो है, देखिए ये क्या 1937 में आया है। ये इसमें क्या बोला गया है, ये नई तालीम मूल शिक्षा और बुनियादी तालीम के रूप में भी जाना जाता है। तो वर्धा शिक्षा योजना को मेन हम जानते हैं मूल शिक्षा को लेकर के, बुनियादी शिक्षा को लेकर के इस पे बात की गई है। जो बुनियादी लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उस पर बात करने के लिए ही वर्धा शिक्षा योजना को जाना जाता है। और रीजन ये है, ये गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी दर्शन शास्त्र पर ये आधारित है। मतलब गांधी जी के जो सोच था कि ग्राउंड लेवल पे हमें शिक्षित करना है लोगों को, साथ ही साथ उनको इतना काबिल बना देना है कि वो अपने वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्तर की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। तो उसी शिक्षा पे बात करने के लिए हमने वर्धा शिक्षा योजना लाया गया था, जो कि 1937 में थी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जाकिर हुसैन जी, इनकी अध्यक्षता में स्थापित ये समिति निश्चित आकार दिया गया। तो अध्यक्ष कौन थे इसके, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब ये बुनियादी शिक्षा की बात करता है, यही इसका मेन पॉइंट है। तो हमेशा पूछा जाएगा अगर बुनियादी शिक्षा मूल शिक्षा को किस योजना के तहत मेनली फोकस किया गया है ना, ध्यान दिया गया, तो ये वर्धा शिक्षा योजना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कब बना है ये, 1937। इस चीज को भूलना नहीं है। शिक्षा के गांधीवादी दर्शन मैंने बता दिया, यह धारणा क्या था, सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करती थी। और इसमें यह मांग की गई थी कि शिक्षा प्रारंभ 7 वर्ष तक, शिक्षा के प्रारंभ के 7 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, साथ ही साथ अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। तो जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना 7 वर्ष तक, अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन जो स्कीम लाया गया है, 7 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच निःशुल्क शिक्षा कराया जाता है। तो इन सब बातों को भी यहीं से जिक्र हो चुका था कि 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात इन्होंने की थी वर्धा शिक्षा योजना में कमेटी के द्वारा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। देखिए ये भी बोला था कि मातृभाषा में हम शिक्षा दें, हमें जो वहाँ की बोली है, भाषा है, उसके आधार पर हमें शिक्षा देनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी को ही हम प्राथमिकता में रखें। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा उस टाइम अंग्रेजी हर चीज में क्या किया जा रहा था, सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी को घोषित कर दिया गया था। तो इसमें व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा में शारीरिक श्रम पर भी बल दिया गया था। तो ये वर्धा योजना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे ये भारतवासियों के लिए था, भारत देश के लिए था, है ना। अगला है सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट है, सार्जेंट, जो कि 1944 में, ये लास्ट है। अब देखिए इसको इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलता है ना। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आंदोलन होता है, बहुत बड़े लेवल में आंदोलन होता है, बहुत उग्र लेवल में आंदोलन होता है। उसके बाद ये लाया जाता है, इसीलिए इसको एक पॉइंट बोला गया यहाँ पर। देखो, युद्ध के बाद भारत में शैक्षिक योजना विकास भी कहा जाता है। क्यों, युद्ध के बाद भारत में शैक्षिकी योजना विकास भी कहा जाता है। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि 1939 से लेकर के 1942 तक, 1939 से 1942 तक क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था उस टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध। तो उसके बाद आने की वजह से भी इसको युद्ध के बाद भारत में शैक्षिक योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बहुत बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम थे इसमें, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र के प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दी गई। तो देखो, जो 1935 में भारत सरकार 1935 में अधिनियम में जो बोला गया था ना कि प्रांतीय सरकारों को भी क्या दिया जाए, कुछ छूट दिया जाए, कुछ उनको अधिकार दिया जाए शिक्षा को लेकर के, वो यहाँ पर मिल जाता है आपको। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में यही आता है कि उसको दे दी गई, उसके रिपोर्ट में भी बोला गया कि देना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा प्रांतीय सरकारों को भी थोड़ा अधिकारें दी गई। ठीक है, इस अवधि में उच्च शिक्षा का काफी विस्तार हुआ, किंतु माध्यमिक शिक्षा पर अधिक प्रगति नहीं हो पाई। तो सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर
है ना, माध्यमिक शिक्षा पे उतना विकास नहीं हो पाया। ठीक है, अब आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब देखिए कुछ-कुछ पॉइंट है, ये तो रफली इसका हो गया है ना, इस पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं इसका मेन सिफारिश क्या-क्या था। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात, जो यूजीसी हम पढ़ते हैं ना, इसकी स्थापना की बात यहीं पर की गई थी, जिसमें 3 वर्ष का डिग्री कोर्स प्रस्ताव और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखेंगे, इसका प्रस्तावना किया गया था, स्थापना की बात की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, यूजीसी का। ठीक है, हाई स्कूल शिक्षा को पुनर्गठित किया जाए, इसको 2 प्रकार के विभाजित किया जाए। प्रथम प्रकार में कला और मूल विज्ञान की शिक्षा दी जाए और द्वितीय प्रकार में विज्ञान के साथ-साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक विषय पढ़ाए जाने चाहिए, इसका सिफारिश था। लास्ट में था ग्रामीण परिचर्चा में कृषि पर बल देना चाहिए बोला, और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए, गृह विज्ञान। इसके बारे में भी सार्जेंट रिपोर्ट के द्वारा सिफारिश की गई थी। 1944 की बात है ये। अब देख लेते हैं वर्धा शिक्षा योजना और युद्ध के बाद भारत में शिक्षा विकास योजना को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने ही स्थापित किया था। तो जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो 1935 में फिर से जिसको गठन किया गया था, उनके द्वारा ही ये वर्धा शिक्षा योजना और ये जो योजना हमने पढ़ा सार्जेंट योजना, ये सबको कौन किसके देख रेख में हुआ, ये इसी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के देख रेख में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो एक्चुअल हायर एजुकेशन सिस्टम है, जो डेवलपमेंट हुआ था। ये तो हमने उसका हिस्ट्री देखा कैसे-कैसे बना है, लेकिन जो भी संस्था अभी जो काम करता है, जिसके अंडर हम सारा एजुकेशन सिस्टम अभी काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो लेक्चर से। तो इसमें बता दूँ कौन-कौन से इंपॉर्टेंट बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद बता दूँ मैं, आपको चार्टर एक्ट के बारे में हल्का नॉलेज होना चाहिए। मैकॉले रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ें आप। मैकॉले रिपोर्ट, वुड डिस्पैच का रिपोर्ट, अब आपका ये हंटर हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका ये विश्वविद्यालय आयोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद एक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका वर्धा योजना और सार्जेंट रिपोर्ट। 3, 4, 5 या 6 जो हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। बाकी सबको आप नॉर्मल रख सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इससे बन सकता है, या मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है डेट के साथ, जैसे वुड डिस्पैच है, इधर इसका डेट दे कितना-कितना डेट है, मतलब कितना कि कौन से ईयर्स में इसको योजना गठित की गई थी, तो इसको भी आप पूछ सकते हैं। खासकर इस वाले क्वेश्चंस को इस टाइप से आप याद रखेंगे। एक रफली अगर आप आइडिया लेके पढ़ेंगे ना कि इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, तो मैच द फॉलोइंग जब क्वेश्चंस आता है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज भी कर पाते हैं। कि हम जब हमें पता रहता है कि पहले वुड डिस्पैच आया है, उसके बाद ही आपको वर्धा आया, मतलब वर्धा जो योजना है उसका जो ईयर है वो तो बाद का ही होगा ना। तो इस टाइप से एनालिसिस करके भी हम क्वेश्चंस कभी-कभी बना लेते हैं। अगर हमें याद भी नहीं रहता है एग्जैक्ट, अगर हमें सन याद नहीं है, एग्जैक्ट हमें ईयर याद नहीं है, तो भी हमारा क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था या उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रणाली में क्या-क्या परिवर्तन हुए, पूरा डिटेल में समझेंगे, साइट्स को भी देखेंगे सबका, है ना? अभी नया डाटा के साथ एनालिसिस करने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।